हाँ जी बच्चों, तो मेरी आवाज़ सबको बेटा लाउड एंड क्लियर आ रही है? यस यस सर। सर। चलो, तो बेटा एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने बेटा लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, क्योंकि आज का टॉपिक इनडायरेक्टली उसी से रिलेटेड है। हमने बेटा लास्ट क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू किया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं सल्यूट कितना है पे। क्या है, कौन सा सल्यूट है बेटा, उस पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है बेटा, तो वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं कि सल्यूट कितना है, ठीक है, उनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और कौन सा सल्यूट है बेटा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से किसी भी नॉन वॉलेटाइल सल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, जो हम एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं और थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये वाली हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, जो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी कि अगर हम नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड करते हैं इन अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट, तो बेटा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या कर जाता है बेटा, डिक्रीज कर जाता है। तो LVP, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बेटा क्या हो जाता है, प्योर सॉल्वेंट का माइनस सॉल्यूशन का। और बाद में हमारे पास इसी से फॉर्मूला क्या बना था कि हम प्योर सॉल्वेंट को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मोल फ्रैक्शन से सल्यूट के। और इसी को हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी पढ़ा था, PA0 माइनस PA अपॉन PA0 विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन XB। तो बेटा आज हम इसके बाद की अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, जो हमारे पास सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था आइडियल सॉल्यूशन पढ़ते हुए कि वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों एक दूसरे के बेटा क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेटा जैसे हमने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब अगर वेपर प्रेशर बेटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बेटा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारी जो आज की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो यही है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसे इंक्रीज करता है। तो बेटा ये आ गई हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले तो बेटा हम ये समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है बेटा। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बेटा किसके बराबर बन जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो आई रिपीट हाउ बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड। बॉइलिंग पॉइंट बेटा एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे वेपर प्रेशर लिक्विड का, या बेटा हम कह सकते हैं प्योर सॉल्वेंट का बेटा किसके बराबर बन जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बन जाता है। सर क्या मतलब, जरा देखो बेटा, मैं एक रैंडम सा चार्ट बना रहा हूं आपके लिए। ये एक मेरे पास लाइन है, इस लाइन पर हमने
यहां पर लिख दिया बेटा सॉलिड। ये जो पूरा ग्राफ है ये एक तरह से वेपर प्रेशर को बेटा एक्सप्लेन करता है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वेपर प्रेशर जो है बेटा वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सबसे कम वेपर प्रेशर बेटा किसका होता है, सॉलिड का। सॉलिड से ज्यादा वेपर में जाने की टेंडेंसी बेटा किसकी होती है, लिक्विड की। और जब आप कहां पहुंच जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बेटा वेपर जो है वो बेटा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब लेट्स सपोज, मेरी बात को ध्यान से समझना, लेट्स सपोज मैंने यहां पर वाटर को रखा है। तो अगर मैंने इस लेवल पे वाटर को रखा है बेटा, तो आप देख सकते हैं कि वाटर बेटा किस फेज में आ रहा है, लिक्विड फेज में आ रहा है। मतलब वाटर की भी वेपर में जाने की टेंडेंसी है, लेकिन आपको उसको हीट करना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर इतना ज्यादा बेटा क्या हो जाए, इंक्रीज, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच जाए तो बेटा वाटर जो है वो बॉईल होना शुरू हो जाता है। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बेटा कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब किसी के पास वाटर 80 डिग्री सेल्सियस पे है, किसी के पास वाटर 70 डिग्री सेल्सियस पे है। आज जो मौसम है, वेदर है, उस हिसाब से आपके पास जो घर में वाटर है अगर वो बाहर पड़ा है तो मेरे हिसाब से वो 35 डिग्री सेल्सियस पर है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि इन 3 डिफरेंट वेज या स्टेट्स या टेम्परेचर ऑफ वाटर के अंदर किस वाटर को बॉईल करना आसान है? 80 डिग्री सेल्सियस। 30 कौन सा बेटा, कोई 35 कह रहे, कोई 80 कह रहे, बेटा मुझे समझ में नहीं आया। मेरा सवाल है कि अगर मैं आपको 3 कंटेनर में वाटर दे रहा हूं तो इन 3 कंटेनर में जो वाटर का टेम्परेचर है वो ये है 80, 70 एंड 35। तो जरा मुझे कोई बता सकता है कि किस वाटर को बॉईल करना आसान है? 80 डिग्री। वेरी गुड। 80 डिग्री सेल्सियस को बेटा बॉईल करना आसान है क्योंकि आपको सिर्फ 20 डिग्री एक्स्ट्रा टेम्परेचर चाहिए। 70 डिग्री से ले जाने के लिए बेटा 30 डिग्री एक्स्ट्रा टेम्परेचर चाहिए, और 35 से 100 डिग्री ले जाने के लिए आपको बेटा 65 डिग्री ऑफ एक्स्ट्रा टेम्परेचर बेटा एक्स्ट्रा हीट चाहिए जो आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो किसी भी पानी का टेम्परेचर बेटा जितना ज्यादा हाई होगा बेटा उसका बॉईल करना उतना ज्यादा बेटा क्या होता है, आसान होता है। तो बेटा अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का बेटा किसके बराबर आ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है। पहले केस में बेटा मैंने क्या ले लिया, प्योर वाटर। आई रिपीट, पहले केस में बेटा मैंने क्या ले लिया, प्योर वाटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मैंने नेक्स्ट केस में वाटर के अंदर बेटा क्या डाल दिया, सॉल्ट, और मैंने क्या बना दिया, सॉल्यूशन। अब मैं जो लिख रहा हूं बेटा वो ध्यान से सुनना। ऑन एडिंग a non-volatile solute to a volatile solvent, vapor pressure of solution decreases.
सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो पहले से बेटा क्या हो जाता है, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली बेटा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आप उसको पीएस लिखे या आप उसको पीए लिखे, वो वेपर प्रेशर क्या कर जाता है बेटा, डिक्रीज। सर क्यों कर जाता है डिक्रीज? बिकॉज नाउ solute particles interact with pure solvent particles, hence escaping tendency बेटा क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। सो वेपर प्रेशर बेटा क्या कर जाता है, डिक्रीज। मतलब वेपर में जाने की टेंडेंसी बेटा क्या हो जाती है, कम। अगर बेटा किसी चीज की वेपर में जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम, तो आपको उसको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी? वेरी गुड। तो अगर एस्केपिंग टेंडेंसी बेटा उसकी कम हो रही है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, सो मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू बॉइल द सॉल्यूशन। बेटा इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलिवेट कर जाता है, वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब बेटा इस ग्राफ में देखो मैं क्या करने वाला हूं। मेरे पास पहले केस में सिर्फ वाटर था जिसका वेपर प्रेशर जो है बेटा वो इस लेवल पे आता है, लेकिन अगर मैं इसी पानी के अंदर नमक डाल दूंगा तो बेटा उसका लेवल, उसका ग्राफ इस लाइन से ऊपर आएगा कि नीचे आना चाहिए? ऊपर। ऊपर नहीं आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए बेटा, नीचे आना चाहिए। यहां पे आ जाएगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर की टेंडेंसी। सर क्यों? क्योंकि अब आप देखो ना, आपको कितनी हीट देनी पड़ रही है, पहले से ज्यादा हीट देनी पड़ रही है। पहले केस में तो आपको सिर्फ इतनी ही हीट देनी पड़ रही थी, है ना, क्योंकि पानी का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिल्कुल पास था। लेकिन जब नमक वाला पानी आ गया तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है से कंपैरिजन में वो थोड़ा दूर हो गया, क्योंकि बेटा वेपर प्रेशर उसका क्या हो गया, लोअर हो गया। इसीलिए बेटा वेपर प्रेशर कम होने की वजह से आपको नमक वाले पानी को ज्यादा हीट देनी पड़ती है ताकि वो बॉईल करे। प्योर पानी जल्दी बॉईल होता है, लेकिन अगर पानी के अंदर नमक या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो बेटा वो देर बाद बॉईल होता है। सर क्यों? क्योंकि बेटा पानी की टेंडेंसी वेपर में जाने की कम हो जाती है जिसके अंदर नमक होता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, प्योर वाटर जल्दी बॉईल होता है, बट ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर जो पानी है वो देर बाद बॉईल होगा, क्योंकि इस वाले पानी की टेंडेंसी जो है बेटा वेपर में जाने की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसी को बेटा कोई चीज नहीं समझ में आई तो वो पूछ सकता है। अगर आपको इसमें से कुछ कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर सकते हैं, हम फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बेटा, एक और चीज आप देखो, ये बेटा ये हिल हो गया,
ये बेटा सी लेवल हो गया। आप इस सी लेवल पे कंटेनर में वाटर बॉईल कर रहे हैं, तो बेटा अगर आप इस सी लेवल पे कंटेनर में वाटर बॉईल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि वाटर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा है। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं 1 atm, बेटा पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर स्टैंडर्ड प्रेशर हो 1 atm तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बेटा कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन लेट्स सपोज आप मनाली चले गए, मनाली, या आप कहाँ चले गए शिमला, जो हिल्स के ऊपर होता है, यहां पर आप पानी को बॉईल करते हैं, तो बेटा क्या कितना टेम्परेचर होगा पानी के बॉइलिंग का? 100 डिग्री, 100 से ज्यादा, 100 से कम? 100 से कम। क्यों? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वेरी गुड बेटा, क्योंकि हिल स्टेशन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बहुत कम हो गया। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा 1 atm है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। बट मनाली में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हिल स्टेशंस पे बेटा कम हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि ठंड वहां पे ज्यादा है तो वहां पे पानी जो है वो देर बाद बॉईल करेगा। नो, वहां पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट बेटा इज लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस, पानी जल्दी बॉईल हो जाता है। अब देखो ना, ध्यान से मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा पानी के मॉलिक्यूल हैं इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर में पानी के मॉलिक्यूल्स को ऊपर से कौन दबा रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो नीचे की तरफ दबा रहा है। कितना सारा है देखो, यहां से लेके यहां तक है। लेकिन हिल स्टेशंस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बहुत कम हो गया। इतनी कम गैसेस जो होती हैं वो पानी के मॉलिक्यूल्स को ढंग से नहीं दबा पाती, इसलिए पानी जो है वेपर में जल्दी बॉईल हो जाता है। इसी रीजन की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप कल को ज्यादा कर दो, लेट्स सपोज आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना कर दिया 2 atm किसी कंडीशन में, तो बेटा पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 से ज्यादा हो जाएगा। मेरे हिसाब से 180 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाना चाहिए। तो एटमॉस्फेरिक स्टैंडर्ड है 1 atm, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा कर दोगे पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दोगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। दिस इज द रीजन कि हिल स्टेशंस पर जल्दी पानी बॉईल होता है, जल्दी गर्म हो जाता है। इसीलिए वो लोग जो होता है वो सोलर हीटर्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनको गीजर इतना इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हीट इज सफिशिएंट टू इजीली बॉईल वाटर। और इसी रीजन की वजह से बेटा प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेशर कुकर जो होता है बेटा, ठीक है, वो क्या करता है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पानी पूरा बॉईल नहीं करता। अगर पानी पूरा बॉईल नहीं करेगा तो ये जो हीट होगी ये फूड को जल्दी कुक कर देती है। तो एनी फूड बीन कुक्ड इन अ कढ़ाई और कुक्ड इन अ प्रेशर कुकर, तो बेटा प्रेशर कुकर जो होता है वो कुकिंग जल्दी कर देता है। इट्स एन एनर्जी सेवर। प्रेशर कुकर जो होता है बेटा वो एनर्जी सेवर होता है, ठीक है, और वो जल्दी कुकिंग कर देता है एज कंपेयर टू एन ओपन कंटेनर, क्योंकि सारी कुकिंग जो होती है उसके अंदर पानी का ही इस्तेमाल किया जाता है। पानी बॉईल होगा तो ही वो कुकिंग करेगा। इस वजह से प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना चाहिए टू सेव एनर्जी एंड टू कुक फास्टर एंड नॉट अदर मटेरियल। या ओपन कुकिंग जो होती है वो सपोर्ट नहीं की जाती इस रीजन की वजह से, क्योंकि प्रेशर कुकर प्रेशर को इंक्रीज कर देता है ताकि पानी पूरा बॉईल ना करे और उसकी जितनी भी हीट है वो जल्दी कुकिंग जो है वो कर देगी।
नहीं तो पानी अगर बॉईल कर जाएगा तो सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वेपर में चला गया, स्टीम में चला गया, तो कंटेनर में तो पानी बचा ही नहीं कुक करने के लिए। इसलिए ओपन कुकिंग के अंदर पानी का कंटेंट जल्दी कम हो जाता है। तो एनीवेज, ये तो एक सिंपल सी जनरल नॉलेज थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी वाली, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर उस प्योर लिक्विड का किसके बराबर आ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ये अभी हमने किया था कि बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहता है जब आप एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को पानी में, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट तो वेपर में कन्वर्ट होगा ही नहीं, उसका तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का हमेशा ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब सवाल आता है, सर कितना ज्यादा हो जाता है? तो बेटा इसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होता है बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बेटा एलिवेशन का मतलब हो जाएगा ज्यादा माइनस कम, जहां पे बेटा टीएस क्या हो जाएगा, ज्यादा किसका हो गया, सोल्यूशन का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और वो कौन हो गया बेटा, पानी। कहते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। मतलब आप उसके अंदर कितना सोल्यूट ऐड कर रहे हो, तो डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या हो जाएगा, सोल्यूशन की मोलैलिटी, और अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो बेटा ये क्या आ जाता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। और अगर आप इस फॉर्मूले को रीअरेंज करते हो बेटा, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी, और मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सोल्यूट का मास अपॉन सोल्यूट का मोलर मास इंटू 1 अपॉन सॉल्वेंट का मास विच शुड बी इन केजी। तो अब आप चाहे ये वाला फॉर्मूला याद करो, ये वाला फॉर्मूला याद करो, और ये वाला फॉर्मूला याद करो। अभी फिलहाल फर्स्ट टर्म के लिए आपको ये फॉर्मूले जो है वो सारे के सारे याद होने चाहिए। और अब हम इसके बिहाफ पे पढ़ने वाले हैं ग्राफ। ग्राफ को हम समझेंगे कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम दो एक्सिस ले रहे हैं, एक में हमने लिया वेपर प्रेशर और एक में हमने लिया है एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर केल्विन स्केल के अंदर। आप बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो आपके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होना बहुत जरूरी है। तो बेटा आप बॉइलिंग पॉइंट के लिए हीट करते हैं एक सब्सटेंस को, एक मटेरियल को। जब आप हीट करेंगे तो बेटा उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो आप देख लीजिए बेटा, टेम्परेचर क्या करता जा रहा है बेटा, इंक्रीज करता जा रहा है। आप देखिए इस ग्राफ को ऐसे पढ़ते हैं तो देखिए बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करता गया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर इंक्रीज करता गया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर इंक्रीज करता गया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया, और वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए तो बेटा उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बेटा किसका, प्योर सॉल्वेंट का। तो बेटा यहां पर जो आपका सॉल्वेंट है उसका स्टेट लिक्विड है, और बेटा एक्स के बाद ये वाला जो स्टेट है बेटा ये सॉल्वेंट है, लेकिन ये किस स्टेट के अंदर है, गैस या वेपर स्टेट के अंदर। एक्स से पहले इट इज ए एक्स इज पूरा लिक्विड। ए एक्स स्टेट जो है बेटा वो लिक्विड स्टेट है, और एक्स बी के बाद जो बेटा स्टेट है वो
वेपर या फिर बेटा वो गैसियस स्टेट हो जाता है। लेकिन आपने इस पानी के अंदर, इस सॉल्वेंट के अंदर बेटा आपने डाल दिया नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, नमक। तो बेटा उसका ग्राफ कैसे आएगा, ये देखो बेटा, ये आ गया अब दूसरा ग्राफ सॉल्यूशन का। अब इस सॉल्यूशन के अंदर नमक भी आ गया, पानी भी आ गया। जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे वेपर प्रेशर बढ़ता रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे वेपर प्रेशर बढ़ता रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे वेपर में जाने की टेंडेंसी बढ़ती रहेगी। लेकिन जैसे ही इसकी वेपर में जाने की टेंडेंसी बेटा किसके बराबर आ जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगी, तो बेटा ये पॉइंट बन जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बेटा किसका, सॉल्यूशन का, जिसको हम क्या लिखते हैं बेटा, TS। तो तभी तो ये ग्राफ राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, एलिवेट। यहाँ पे सॉल्यूशन बेटा क्या हो गया, लिक्विड, और YD, अब बेटा यहाँ पर C और Y इज द सॉल्यूशन का स्टेट जो बेटा क्या है, लिक्विड, और Y और D जो बेटा स्टेट है वो क्या है, सॉल्यूशन का गैस स्टेट या फिर वेपर स्टेट। तो बेटा जिसको जो जो कॉपी करना हो वो फटाफट कॉपी कर ले, मार्किंग कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये सब मैं हटा रहा हूं और हम बात करते हैं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। ठीक है, जहां पे डेल्टा TB क्या हो गया बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, M इज द मोलैलिटी, और KB इज नोन एज बेटा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसको बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको एब्रियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। सर KB को डिफाइन कीजिएगा कि KB क्या होता है बेटा। तो बेटा KB एक्चुअली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही होता है। जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी जो है बेटा वो कितनी होती है, 1 मोलर। तो बेटा KB क्या है, इट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। तो वही उसकी डेफिनेशन भी आ जाती है। आई होप आपको बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला। किसी को बेटा कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर? नो सर। राइट बेटा, तो अभी हम इसके ऊपर बेस कोई न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, हम नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं, थर्ड वन, क्योंकि ये दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा एक जैसी ही है, सिमिलर है। सर आप एक बार वो केबी की डिफरेंट नेम्स दिखा सकते हैं जो स्लाइड में। हाँ जी बेटा, एक मिनट रुक जाओ। क्या देखना है बेटा? सर केबी वाला पार्ट, यस सर यही पैराग्राफ। देख लो। हाँ जी बेटा, तो हम बात करते हैं हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा, जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा बेटा, वेपर प्रेशर is inversely proportional to boiling point and vapor pressure is directly proportional to freezing point। तो बेटा आप देख सकते थे कि जैसे ही वेपर प्रेशर लोअर हुआ तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या हो गया, एलिवेट, और बेटा ऐसे ही फ्रीजिंग पॉइंट जो है बेटा क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट बेटा पहले होता क्या है, आप जरा वो भी समझ लें। फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड becomes equal to vapor pressure of frozen solid या frozen liquid। क्या मतलब है कि
फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जहां पे वेपर प्रेशर लिक्विड का फ्रोजन सोल्यूट या उसके सॉलिड फॉर्म के बराबर हो जाता है। तो बेटा अगर आपको अगेन वही वाला मैं ग्राफ बताऊं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था, ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा क्या था, सॉलिड स्टेट, ये हमारे पास बेटा क्या था, लिक्विड स्टेट, ठीक है। लिक्विड स्टेट के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये हमारे पास गैस और क्या था बेटा, वेपर फेज। तो बेटा आपके पास यहाँ पर क्या था, वाटर, और जब आपने ये था डिफरेंस वाटर के वेपर प्रेशर में और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, जब आपने इस वाटर के अंदर बेटा नमक डाला तो बेटा वो यहां पर आ गया था, वाटर प्लस सॉल्ट, मतलब वेपर प्रेशर बेटा उसका क्या हो गया था बेटा, कम हो गया था। अब इसको आप क्या कहते हैं बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है बेटा वो किसके बराबर हो जाता है, सॉलिड के, उसके फ्रोजन सॉलिड के कंपैरेटिवली बराबर हो जाता है। अगर आपको आई डोंट नो शायद ये जनरल नॉलेज बताई है कि नहीं बताई है बेटा, एक वर्ड होता है हम बड़ा इस्तेमाल करते हैं, ट्रिपल पॉइंट। आपको पता है ट्रिपल पॉइंट इज एक्चुअली 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। आपको पता है इस टेम्परेचर पर बेटा इसको ट्रिपल पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको इसके अंदर आइस भी मिलती है, आपको पता है इस स्टेट पे वाटर भी मिलता है, और आपको पता है इस स्टेट में आपको वाटर वेपर भी मिलता है। बड़ी अजीब सी बात है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको, देखो ऑब्वियस सी बात है 0 डिग्री पे आपको बर्फ और पानी तो जाहिर सी बात है मिलेगा, क्योंकि 0 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। लेकिन सर ये वाटर वेपर कहां से आ गया, ये गैसियस स्टेट कहां से आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। बेटा आपको अगर इसका जवाब चाहिए तो बेटा आज थोड़ी देर के बाद जब आप रूम से बाहर निकलेंगे अपने रेफ्रिजरेटर के पास जाना और फ्रीजर का डोर बेटा ओपन करना। जैसे ही आप फ्रीजर का डोर बेटा ओपन करेंगे तो बेटा आपको एयर में थोड़ा धुआं है ना, वाइट कलर का बेटा क्लाउड नजर आता है बेटा, वो फ्रोजन वेपर्स होते हैं पानी के। इसीलिए बेटा हम कहते हैं कि 0 डिग्री पर 273 केल्विन पर हमको तीनों स्टेट पानी के मिलते हैं, बर्फ भी मिलती है, वाटर भी मिलता है और वाटर वेपर भी मिलता है। लेकिन वो तब मिलता है क्योंकि बेटा ठंडक इतनी ज्यादा होती है उस टाइम पे फ्रीजर के आसपास कि जैसे आप फ्रीजर ओपन करते हैं तो जो आसपास की जो पानी की ड्रॉपलेट्स होती है ना बेटा, वो फ्रीज करके हवा में उड़ रही होती हैं। बेटा पानी की बूंदे अगर हवा में होंगी तो उनको बेटा हम वाटर वेपर ही तो बोलेंगे ना। मतलब ये स्टेट कौन सा हो गया, गैस, ये कौन सा हो गया बेटा, लिक्विड, और ये स्टेट कौन सा हो गया, सॉलिड। ये मेजॉरिटी में पानी में देखना बेटा बहुत आसान होता है, बाकी किसी में देखना थोड़ा सा प्रैक्टिकली क्या होता है बेटा, मुश्किल होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन को पानी का ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, क्योंकि इस पे आपको पानी के तीनों स्टेट मिलते हैं, गैसियस भी मिलता है, लिक्विड भी मिलता है और आइस जो है वो भी मिलती है। आई होप बच्चों आपको लॉजिक समझ में आया, कॉन्सेप्ट। Yes, sir. तो जब आप बेटा अभी थोड़ी देर के बाद जब आप रेफ्रिजरेटर के पास जाएंगे, आप उसका फ्रीजर का डोर ओपन करना, या फिर आप सर्दियों में भी रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन करते हैं तो हवा में जो पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं, मतलब वाटर वेपर बेटा, वो फ्रीज करके ना व्हाइटिश कलर के बन जाते हैं और वो हवा में हमको उड़ते हुए नजर आते हैं।
अब चाहे वो फ्रीज करे, चाहे वो जो भी है, उड़ तो वो हवा में ही रहे हैं ना, इसलिए बेटा वो वाटर वेपर है। वो है तो एयर में ना, इसलिए वो वाटर वेपर है। तो फ्रीजिंग पॉइंट बेटा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एक वो टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन सॉल्वेंट। इसीलिए बेटा आप शायद मेरे से कोई आर्ग्यूमेंट करता कि सर वेपर प्रेशर सॉलिड का तो होता ही नहीं है। बेटा ऐसा नहीं होता, ये होता है बेटा, पर वेपर प्रेशर किसी भी सॉलिड का बहुत 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 कम होता है। उसकी टेंडेंसी वेपर में जाने की बहुत कम होती है, इसलिए हम उसको वेपर जो है, वेपर प्रेशर वर्ड जो है वहां पे थोड़ा सा सूट नहीं करता। बट यस, वेपर में जाने की टेंडेंसी सबकी होती है, किसी की बहुत कम होती है और किसी की बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं, अमोनिया, अल्कोहल और वाटर, क्या मुझे कोई बता सकता है कि किसकी टेंडेंसी वेपर में जाने की सबसे ज्यादा है? अमोनिया। वेरी गुड बेटा, अमोनिया की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है वेपर में जाने की, उससे कम टेंडेंसी अल्कोहल की होती है, वाटर की सबसे कम टेंडेंसी होती है, क्योंकि वाटर के अंदर अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो किसी को बेटा कुछ कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं हटा रहा हूं ये। ठीक है बेटा, हम आगे बढ़ते हैं अब। तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके अंदर किसी भी सॉलिड का और उसके लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर जो है बेटा वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। कहते हैं सिंस एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है तो वो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का पहले से कम कर देगा, और इस वजह से फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का पहले से क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। अब बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं बेटा, डेल्टा टी एफ, है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था। तो बेटा डेल्टा टी एफ बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब ये क्या हो जाएगा, ज्यादा माइनस कम। अब फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा किसका है, प्योर सॉल्वेंट का, कम किसका है, सॉल्यूशन का। और यही फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी पे, कितना नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट आप ऐड कर रहे हो। और अगर बेटा आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो इस बार ये क्या बन जाता है, केएफ। इसे कहते हैं मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर बेटा इसको हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगेन बेटा आप अगर मोलैलिटी का फॉर्मूला प्लेस कर देंगे तो बेटा केएफ की वैल्यू उसके साथ क्या बन जाएगी, WB अपॉन MMB इंटू 1 अपॉन WA विच शुड बी इन kg। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है पहले वाले कॉन्सेप्ट के साथ, इसलिए बेटा हम इन दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को साथ साथ पढ़ाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि कुछ भी खास चेंज इसके अंदर नहीं है। तो अगर आप इसके अंदर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अगेन ग्राफ भी वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के साथ रिलेट किया जाता है। फर्क ये है, बॉइलिंग पॉइंट में हम ग्राफ को ऐसे पढ़ते हैं क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हम इस ग्राफ को ऐसे पढ़ते हैं क्योंकि बेटा टेम्परेचर फ्रीजिंग के लिए डिक्रीज करना पड़ता है। ये देखिए बेटा, तो बेटा इस ग्राफ को आप ऐसे पढ़िएगा, आपके पास कौन है, प्योर सॉल्वेंट, ये हो गया बेटा लिक्विड सॉल्वेंट, ये प्योर है। आप इसका टेम्परेचर बेटा कम कर रहे हैं, अगर आप इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो बेटा इसका वेपर प्रेशर भी कम होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। पर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अगर आप इससे ज्यादा टेम्परेचर कम करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि ये
फ्रीज होने लग जाएगा। इसीलिए ये बेटा क्या हो गया, टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और इसके बाद अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो वही सॉल्वेंट आपको फ्रोजन मतलब सॉलिड स्टेट में मिलेगा। लेकिन अगर आप इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डाल दें, मतलब नमक डाल दें, तो बेटा इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है। अब आप देखिए कि ये इस टेम्परेचर पे जाकर फ्रीज हो रहा है। तो बेटा ये क्या आ गया, TS। बेटा TS का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे कहते हैं बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटा कोई चीज कॉपी करनी हो तो आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ जी बेटा, ये मत मिक्स कर देना कि वाटर है और दूसरा कौन है बेटा, सॉल्यूशन। वाटर के अंदर फ्रीज या बॉईल वाटर ही होगा, लेकिन सॉल्यूशन में बेटा कौन होता है, वाटर एंड सॉल्ट। लेकिन बेटा सॉल्यूशन के अंदर भी वाटर ही फ्रीज या क्या करेगा बेटा, बॉईल करेगा। सॉल्ट तो सिर्फ पहले से इंटरैक्शंस को बदल रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सॉल्ट ऐड करने पर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा है, सॉल्ट का कुछ नहीं हो रहा उसके अंदर। आई रिपीट, वाटर के अंदर जब आप किसी चीज को ऐड करते हो तो वाटर की प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब हो रही हैं, इसे कहते हैं बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, लेकिन अगर आप उसके अंदर नमक डाल दोगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन के अंदर 101 डिग्री हो जाएगा। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है, लेकिन अगर आप वाटर में नमक डाल दोगे तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 की जगह -1 या -2 डिग्री हो जाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर बेटा सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब हो रही है। आई होप आप सबने बेटा ये कॉपी कर लिया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है बेटा, Yes, हम sir. आगे बढ़ रहे हैं। तो बेटा KF क्या हो गया, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको आप फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हो और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हो। सर KF को डिफाइन करो। बेटा KF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही है। जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी बेटा कितनी होती है, 1 मोलल होती है, या 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। वही डेफिनेशन, वैसे ही हम उसको बात करते हैं। अब आप मेरे से पूछ रहे थे, इसके ऊपर 2 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं। प्रतीक आप भी ध्यान देना बेटा। पहला, बेटा अगर आप अपनी कार या किसी भी गाड़ी को सब जीरो कंडीशन में ले जाते हो, सब जीरो कंडीशन जहां पे टेम्परेचर जो है वो बेटा 0 डिग्री से कम होता है, तो बेटा कार के रेडिएटर में बेटा हम एक लिक्विड ऐड करते हैं, वाटर। ये बेटा इंजन को कूल करता है, ठंडा करता है। बेटा अगर आपकी कार के अंदर रेडिएटर में पानी नहीं होगा तो बेटा आपकी कार 10 मिनट भी, कोई बढ़िया से बढ़िया कार जो है बेटा वो 10 मिनट्स भी नहीं चल सकती। क्योंकि बेटा अब समर्स आ गई है ना, आप जब नेक्स्ट टाइम बाहर देखोगे
तो किसी न किसी की कार जो होती है साइड में खड़ी होती है, वो बोनट खोल के बैठे होते हैं और कार को ठंडा कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा वो कार के रेडिएटर में ध्यान नहीं देते, उसके अंदर पानी खत्म हो जाता है या कूलेंट नहीं डालते। तो बेटा सब जीरो कंडीशंस में क्या होता है, कार के रेडिएटर के अंदर बेटा पानी जो होता है वो फ्रीज हो जाएगा। अगर वो फ्रीज हो गया तो बेटा रेडिएटर ब्रेक कर सकता है, क्योंकि वाटर एक्सपैंड्स ऑन कूलिंग। अगर बेटा रेडिएटर बर्स्ट कर गया तो बेटा वो कार आगे चलेगी नहीं। इसलिए कार के अंदर पानी फ्रीज ना हो तो उसके अंदर एक एंटी फ्रीज सोल्यूशन डाला जाता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। अगर आप कभी देखें तो बेटा इसको कमर्शियली हम कूलेंट के नाम से जानते हैं, और बेटा ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है। अगर आप में से कभी किसी ने देखा हो, ऑब्जर्व किया हो, ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है जो इंजन को ठंडा रखने में काम आता है। और स्पेशली जब आप अपनी कार को हिली रीजन में लेके जा रहे हैं या सब जीरो कंडीशन में लेके जा रहे हैं, तब तो बेटा आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। नहीं तो कार का रेडिएटर अगर बर्स्ट कर गया, चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो, तो बेटा कार नहीं चलेगी, आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो why ethylene glycol is added to car radiator? Because it is an anti-freeze solution जो पानी को -2 डिग्री पे भी फ्रीज होने नहीं देता। -2 जितना ज्यादा डालोगे बेटा, -2, -3। अब इट्स क्वाइट स्ट्रेंज कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है, पर एंटी फ्रीज सोल्यूशन डालने पर वाटर -2 पर भी बेटा किस स्टेट के अंदर है? लिक्विड स्टेट के अंदर है। मतलब वो फ्रीज नहीं होगा और वो लिक्विड में ही रहेगा। और ऐसे ही बेटा जिन लोगों के घरों के आसपास बर्फ गिरती है, स्नोफॉल होती है, तो वो रोड पर क्या कर देते हैं? सॉल्टिंग कर देते हैं। सर क्यों? क्योंकि -2 डिग्री पर भी बेटा आइस नहीं रहेगी, बल्कि आइस जो है वो किस में बदलनी शुरू हो जाती है बेटा? वाटर में। जब आइस वाटर में बदल जाएगी तो बेटा वो इजीली फ्लो कर जाएगी। रास्ता आइस ब्लॉक करती है, वाटर ब्लॉक नहीं करता। आया समझ में? प्रतीक समझ में आया बेटा? तो एनीवेज, तो बेटा दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि सॉल्टिंग इज डन जहां पे लोगों के घरों में स्नोफॉल होती है, क्योंकि सॉल्ट डालने से वो बेटा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर देता है, डिपेंडिंग आपने कितनी बर्फ डाली है। तो उससे क्या होता है कि रास्ता जल्दी साफ हो जाता है। -2 डिग्री पे भी बेटा आइस आइस नहीं रहेगी, बल्कि वो मेल्ट होनी शुरू होकर वाटर बन जाएगी। वाटर अगर बन गया तो बेटा वो इजीली वे आउट निकाल सकता है, रास्ता बना सकता है। ये दोनों एप्लीकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ने बेटा कुछ कॉपी करना है, कुछ पूछना है? ये 1 मार्क की एप्लीकेशंस आती हैं। हाँ जी बेटा, एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज बेटा, कहते हैं केएफ और केबी, इनकी वैल्यूज आप एक और तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि ये डिपेंड करती हैं कि बेटा सॉल्वेंट किस टाइप का है। हालांकि बेटा ये एनसीईआरटी में दे रखा है, हो सकता है कि शायद नोट्स में मिसिंग हो। तो बेटा केबी कैसे निकाल सकते हैं? आर गैस कांस्टेंट हो गया बेटा, टीबी हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का, उसका स्क्वायर, एम इज द मोलर मास, जो बेटा किस में होना चाहिए? केजी में। तो प्रोबेबली आप नीचे 1000 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और के एफ कैसे निकालते हैं? आर इंटू टी एफ। बेटा टी एफ क्या हो जाता है? इट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और मोलर मास सॉल्वेंट का जो बेटा किस में होना चाहिए? केजी में, डिवाइडेड बाय एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन,
जो बेटा किस में होनी चाहिए, जूल के अंदर। और केबी के लिए बेटा इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो बेटा किस में होनी चाहिए, जूल के अंदर। आर की वैल्यू कितनी होगी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एम इज द मोलर मास सॉल्वेंट का केजी के अंदर। हो सकता है कि आप उसको m डिवाइडेड बाय 1000 भी देखें किसी बुक के अंदर। टीबी एंड टीएफ आर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स प्योर सॉल्वेंट का। डेल्टा एच एफ फ्यूजन की इंथैल्पी होती है, ये वेपराइजेशन है, इंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये दो फॉर्मूले भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो बेटा इनको। बट आई डाउट के एग्जाम्स में आपके बोर्ड में ये इस साल भी नहीं आएगा और अगले साल भी नहीं आएगा, क्योंकि हाँ जी बेटा। तो लास्ट एप्लीकेशन कॉपी नहीं कर पाया। अच्छा बेटा, हाँ जी बेटा। तो हम बात करते हैं अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स के साथ। ये है हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7। कहते हैं 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। तो बेटा सल्यूट का मास कितना हो गया, 18 ग्राम्स। ग्लूकोज है बेटा, तो आप उसका मोलर मास निकाल लेंगे और बेटा ये कितना आ जाएगा, 180 ग्राम पर मोल इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। तो बेटा वाटर का मास कितना हो गया, 1 kg इन अ सॉसपैन। कहता है एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल एट 1.0103 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। बेटा अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो बॉइलिंग पॉइंट प्योर पानी का बेटा कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। ये आपको बेटा केबी की वैल्यू दे रखी है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू बेटा केबी इंटू मोलैलिटी। अब डेल्टा टीबी बेटा क्या आ जाएगा, केबी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम एम बी इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू ए विच शुड बी इन केजी। तो बेटा डेल्टा टीबी केबी कितना आ गया बेटा, 0.52। ये बेटा कितना आ गया, 18। ये बेटा कितना आ गया, 180 इंटू 1। ये 10 जा, तो बेटा डेल्टा टीबी कितना आ गया, 0.052 केल्विन। नाउ बेटा डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा सोल्यूशन माइनस प्योर सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालोगे बेटा, डेल्टा टीबी प्लस टी ए नॉट। तो ये आ जाएगा 373.052 केल्विन। अब हो सकता है कि बेटा वो इसको 373 की जगह 373.15 केल्विन भी ले ले, तो बेटा कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मैंने वो डिफरेंस नहीं लिया तो उस डिफरेंस को आपको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो आप बेटा कॉपी कर सकते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे। मैं हटा रहा हूं बेटा और हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये है बेटा एग्जाम्पल नंबर 8। ये कहता है बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का इतना है। तो बेटा बेंजीन यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट हो गया, तो ये वैल्यू किसकी होगी बेटा, टी ए नॉट की। कहता है व्हेन 1.8 ग्राम, तो बेटा ये हमारे पास क्या हो गया, सल्यूट of a non-volatile solute is dissolved in 90 grams of benzene। तो बेटा ये हमारे पास क्या हो गया, WA
द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू इतना केल्विन। तो बेटा ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का। कहता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। आपको MMB निकालना है और KB की वैल्यू आपको ये दे रखी है। तो फटाफट बेटा इसको सॉल्व करो और इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है। तो आंसर बताया जा रहा है 57.5। 57.2 आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट आंसर जो है बेटा, सर मेरा भी 57.5 आ रहा है। हाँ तो बेटा ठीक है बेटा, कोई ऐसी बात नहीं, इट्स ओके। 57.5 मेरे करवाने की जरूरत है, मुझे ये बता दो बस। हाँ सर करवा दीजिए, मेरा आया नहीं आंसर। बेटा फॉर्मूला पता ना कौन सा लगेगा। यस सर। तो अगर मैं उस फॉर्मूले से मोलर मास का फॉर्मूला डिराइव करूं तो वो आ जाएगा WB इंटू KB अपॉन डेल्टा TB इंटू WA विच शुड बी इन KG। ये चीज क्लियर हो गई कैसे आया। यस। WB बेटा कितना आ गया 1.8। KB की वैल्यू यहाँ पे बेटा कितनी है 2.53। अच्छा डेल्टा TB कैसे निकालेंगे, ज्यादा माइनस कम, 354.11 माइनस 353.23। तो कोई मुझे बताएगा कि बेटा ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पॉइंट समथिंग आएगी। कितनी आ रही है 0.88। 0.88। और बेटा WA बेटा कितना है 90 ग्राम। 90 को डिवाइडेड बाय 1000 करोगे जो बेटा ऊपर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से बेटा ये वाली 2 डेसिमल्स तो वैसे ही कैंसिल हो गए एक दूसरे के साथ। आप इस डेसिमल को हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 10, ये कैंसिल हो गया, ये 2 वैसे ही कैंसिल हो गए, 1 जा और ये 2 जा आ गया। तो मोटा मोटा मोलर मास बेटा कितना आ गया 2 इंटू 253 डिवाइडेड बाय 88। मतलब ये कितना आ गया 253 डिवाइडेड बाय 44 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा इंटू 10 भी आएगा बेटा ये वाला, वही मैंने कहा कि ये क्या हो गया, तो इंटू 10 भी है। तो ये अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का 57.5 ग्राम पर मोल आ रहा है। आ गया समझ में। यस सर। हटा देता हूँ बेटा मैं ये वाला, कर लिया कॉपी। यस। हाँ जी बेटा, लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 9। कहते हैं 45 ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो बेटा सल्यूट का मास कितना हो गया 45 ग्राम। इथाइलिन ग्लाइकॉल ये हो गया बेटा, आप इससे इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे। कार्बन 2 आ गया 24, H कितना आ गया 6, 30 एंड 16 46 आ गया। इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो सॉल्वेंट कितना आ गया बेटा 600 ग्राम्स। ए पार्ट कहता है कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा TF। कैसे निकालेंगे KF इंटू मोलैलिटी डिवाइडेड बाय WA जो किस में आ गया KG के अंदर। तो
अच्छा, सिंस वाटर है बेटा, यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रखी, तो मैं आपको बता दूं KF की वैल्यू जो है वो बेटा 1.86 केल्विन kg पर मोल होती है, और पानी के लिए Kb की वैल्यू 0.52 केल्विन kg पर मोल होती है। ये दोनों वाटर की वैल्यूज हैं। तो बेटा ये आ जाएगा 1.86, WB कितना आ गया 45 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 1000 अपॉन 600। ये 2 जीरोस कैंसिल हो गई, आप डेल्टा TF निकाल लेंगे। $450 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 6, आपके पास क्या आ जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो केल्विन में आ जाएगा। दूसरा कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बी पार्ट, तो वो कैसे निकालते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू ज्यादा माइनस कम। अब जरा ध्यान से देखना, फ्रीजिंग पॉइंट अगर आपको सोल्यूशन का निकालना है तो TA0 माइनस डेल्टा TF होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट पानी का कितना होता है, 273.15 केल्विन। याद रखना ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही होने चाहिए। अब आप इसमें 273 लीजिए, या आप सिंपली 273 केल्विन ले लीजिए, या 273.15 केल्विन ले लीजिए, बेटा वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आप जो भी लेंगे आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। कर लो कॉपी एंड सॉल्व। सर TS की वैल्यू 270.90 केल्विन। 270.9 केल्विन, और TS कितना आ रहा है, 3.032। तो 3.032 आप इसको सॉल्व कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ गया 273। अब आप देख लेना, मतलब उन्होंने 273 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया है कि 273.15 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे पर आप कॉपी कर लेना। ये एग्जाम्पल नंबर 10 है, कहते हैं 1 ग्राम, तो बेटा सल्यूट का मास दे रखा है, ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। तो बेटा ये सॉल्वेंट का मास हो गया बेंजीन, लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट बाय इतना केल्विन। तो बेटा ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू डेल्टा TF की है, ठीक है, 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बेंजीन का इतना है, मतलब KF की वैल्यू इतनी है। फाइंड द मोलर मास ऑफ द सल्यूट। तो बेटा सल्यूट का मोलर मास कितना आ जाएगा, WB इंटू KF अपॉन डेल्टा TF इंटू WA विच शुड बी इन kg। तो ये कितना आ गया 1 इंटू 5.12 डिवाइडेड बाय 0.40 इंटू 50 ग्राम, ऊपर कितना आ गया बेटा 1000। तो आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा ग्राम पर मोल में। ऐसे ही बेटा हमारे पास इन टेक्स्ट का 11th क्वेश्चन है, कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन C होती है, आप इससे क्या निकाल लेंगे, मोलर मास, टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड। ये आ गया WA एंड लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5। तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब डेल्टा TF इतना आ गया। KF की वैल्यू ये दे रखी है, तो WB निकालना है। तो WB क्या आ जाएगा, डेल्टा TF
into WA into MMB divided by KF. तो ये आ जाएगा 1.5 into WA 75 divided by 1000 into molar mass विटामिन सी का. KF की वैल्यू कितनी है? 3.9. तो 72 12 6 plus 8 and 36 and 96 10 16 and 1 176 आ गया. आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर किस में आ जाएगा? ग्राम्स के अंदर आ जाएगा. तो डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के हमने वैल्यूज प्लेस कर ली. कॉपी कर लीजिए.